Class 8, I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we're going to start with the sixth chapter of your geography portion, that is industry. As per the name of the chapter suggests, in this chapter we're going to study about the various kinds of industries that are there in any economy, particularly in India. So let's start with the chapter. देखो हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर. एग्रीकल्चर को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्री को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और जो थर्ड सेक्टर उसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर. जो ये सर्विस सेक्टर होता है ये इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को और ख़ुद को सर्विसेज देने के काम आता है. और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, आप जानते हो, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर क्या है, कैसे है, किस तरह से उसमें एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड होती हैं और उससे जो फार्मर्स हैं वो पैसे अर्न करते हैं. इन दिस चैप्टर विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडस्ट्री और ये किस तरह से हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है. देखो, कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो उसकी जो ग्रोथ का ग्राफ है वो, और उसको हम कब डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, वो डिपेंड करता है इसी इंडस्ट्री पे. इंडस्ट्री बेसिकली आपका ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करते हैं और बहुत सारी हैवी जो कंस्ट्रक्शंस हैं, हैवी यू कैन से हैवी प्रोडक्शंस हैं, वो करते हैं. अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हैवी प्रोडक्शंस के लिए भी है. यहाँ पर छोटे मोटे प्रोडक्शंस भी, जो भी मशीनरी से प्रोडक्शन होते हैं, वो सब के सब आपके इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होते हैं. देखो, जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये बेसिकली आपका ग्रेट ब्रिटेन में आया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और यहाँ पर जो सबसे पहली मशीन्स बनी थी उनमें थी आपकी स्पिन वीविल जो आपकी यार्न वीविंग जो मशीन्स होती हैं, कपड़ा बनाने वाली बेसिकली जो मशीन्स होती हैं, वो बनाई गई थी. और धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट्स होते गए और हम आज, आप देख सकते हो कि आज हमारे पास हर छोटे से छोटे काम के लिए हमारे घर में भी बहुत सारी मशीनरीज अवेलेबल हैं. और ये सब जो नतीजा है वो है आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का. आपकी जो इंडस्ट्री है वो कई तरह से क्लासिफाई की जा सकती है. जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द पीपल एम्प्लॉयड. देखो, पीपल एम्प्लॉयड मीन्स कि कितने लोग उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, उसके बेसिस पे उसको हम डिवाइड करते हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ योर कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री आप कह सकते हैं एक हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जिसमें जो उस फैमिली के लोग होते हैं वही एम्प्लॉयड होते हैं. और यहाँ पर बेसिकली कोई हेरिडिटरी क्राफ्ट्समैनशिप होती है जो किसी फैमिली में, मान लो कि साड़ी बनाने का काम होता है, तो उसके जो दादा परदादा थे, दे ऑल वर डूइंग दिस थिंग ओनली. तो उनके भी जो अभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. बेसिकली ये जो इंडस्ट्री होती है ये आपके जो भी प्रोडक्शन आपके घर में आसानी से हो सके, जैसे पापड़, अचार, क्लोथ्स, some kind of printing, these are included in this cottage industry. cottage industry में छोटे छोटे चीज़ें ही मैटर करती हैं. जैसे बड़ी इंडस्ट्री है तो उसको बड़ा ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छी रोड्स चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. बट आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके लिए इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें रोल प्ले नहीं करती हैं. और यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें बेसिकली छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, तो छोटा ही इसके अंदर इनका रिटर्न भी आता है. देन कम्स द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया गया, लेकिन हाँ, आपके कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा लगाया गया है. यहाँ पर एक छोटी सी यूनिट कहीं पर सेटअप की जाती है, वो कहीं भी हो सकती है आपके कि कोई छोटा सा आप कह लो कि कारखाना. और यहाँ पर पावर जनरेटेड मशीन्स होती हैं, छोटी छोटी मशीन्स होती हैं. जैसे कि कोई, मान लो कि कोई ब्लैक स्मिथ है या कोई आपकी ग्लास की इंडस्ट्री है, तो इस तरह से ये जो होती हैं ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कही जाती हैं. देन नेक्स्ट इज़ योर लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हैवी होता है. यहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी ज़्यादा काम करते हैं और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है. देखो, ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो
आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो बड़े पैमाने पे उनको बनाया जाता है, मशीन से बनाया जाता है, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। और इसलिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़े बड़े प्रोडक्शंस करना प्रेफर करती हैं, बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना प्रेफर करती हैं। देन कम्स दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी ओनरशिप, मतलब कि उस इंडस्ट्री को कौन ओन करता है। तो इट इज़ डिवाइडेड बिटवीन थ्री, दैट इज़ योर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आपकी बेसिकली वो सेक्टर है जो कि आपका गवर्नमेंट रन करता है, इसके अंदर सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपके जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एग्जामिनेशंस के थ्रू गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, जैसे कि आपके भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, दैट इज़ योर भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज़ योर सेल, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट हमारे यहाँ, जैसे एनटीपीसी है वो भी गवर्नमेंट रन करती है। तो इस तरह से ये जो सेक्टर है, और ये जो सेक्टर होता है ये आपके जो स्मॉल प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक तरह से कह लो कि बेसिस प्रोवाइड करती है, एक बेस प्रोवाइड करती है जिस पे जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करती हैं। देन कम्स दी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर एज पर द नेम सजेस्ट कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो होंगी वो प्राइवेटाइज्ड होंगी, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंसान की होंगी, गवर्नमेंट की नहीं होंगी। यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस वो खुद ही बियर, जो प्रॉफिट होता है वो खुद अर्न करते हैं, जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो खुद ही बियर करते हैं। रादर आपके पब्लिक सेक्टर में जो प्रॉफिट्स होता है वो गवर्नमेंट आप अपनी इकोनॉमी में स्प्रेड कर देती है, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देती है। आप जैसे देख लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे टाटा है, रिलायंस है, और भी बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज़ हैं जो हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स दी जॉइंट सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो कि दोनों की मिले जुले पार्टनरशिप के साथ काम करता है, दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट लोग हैं वो दोनों के दोनों मिलकर आएंगे और वो काम करना शुरू करते हैं, और फिर वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि एक साथ मिलकर उनको आपके वो प्रोडक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर हम जो अपनी इंडस्ट्री है उसको बेस करते हैं, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो बेस करते हैं आपके कि किस तरह का वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ योर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर एग्रीकल्चर से उसका रॉ मटेरियल आता है। जैसे आपके शुगर है, शुगर मिल है, वीट है जहाँ पे वीट बनता है, देन जो आपके फ्लावर मिल है वहाँ पर वीट ही उसका यू कैन से रॉ मटेरियल है। देन शुगर में शुगर केन रॉ मटेरियल होगा। ऑयल सीड्स जहाँ पर एक्सट्रैक्शंस होता है वहाँ पे ऑयल सीड आपके रॉ मटेरियल होगा। और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल करके हम वहाँ उस इंडस्ट्री को रन करते हैं, और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट कम्स दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो माइनिंग्स के थ्रू आता है, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट कम दी पेट्रोल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल डिराइव करती हैं आपके एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो अपने मटेरियल को ड्रॉ करती है कहाँ से, एनिमल्स या एनिमल प्रोडक्ट्स से। फॉर एग्जांपल लेदर, गुड्स, डेयरी इंडस्ट्री, ये सब के सब आपकी पेस्टोरल बेस्ड है। देन कम्स दी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से रॉ मटेरियल डिराइव होता है आपका फॉरेस्ट से, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, etc. To this we come to an end of today's class. For rest of the chapter we're going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.